हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अपने चैनल पर करा रहे हैं। 6 जुलाई का जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। तो उस संदर्भ में हमने 2021 का पेपर कंप्लीट अपने चैनल पर करा दिया है। तो और 2021 के बाद अब 2020 करा रहे हैं, ठीक है। तो 2020 यानी 2020 का क्वेश्चन जो है उसका हम फर्स्ट मीटिंग का दोनों सेक्शन यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी वो करा दिए हैं। और सेकंड मीटिंग का हमने रीजनिंग का पूरा सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उसका रीजनिंग हमने पूरा पोर्शन सॉल्व करा दिया है। तो अब हमें इसमें कला वर्ग, अगर आप कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग का पेपर हम करा रहे हैं इसमें सॉल्व। और अगर आप साइंस के होंगे तो आपको साइंस का करना होगा, आप कॉमर्स के होंगे तो आपको कॉमर्स करना होगा, ठीक है। तो बाकी 3 सेक्शन तो सबको करना है, लेकिन ये यही चौथा सेक्शन जो होता है खंडवा, ये आप हर फील्ड वालों का, हर स्ट्रीम वालों का अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब कला वर्ग को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। सुदूर पूर्व में स्थित है कौन सा शहर, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। अब सुदूर पूर्व की बात कर रहा है, भारत के सुदूर पूर्व में, भारत में पूर्वी क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। सुदूर पूर्व की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, सुदूर पूर्व में स्थित है। तो ये हो जाएगा भारत के पूर्वी क्षेत्र की बात होती है। और इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड ये सब राज्य आते हैं, आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर सुदूर पूर्व में आता है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश राज्य का लखनऊ शहर है वो आपका सुदूर पूर्व में आता है, ठीक। तो चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। 51 का विकल्प ए लगा लीजिए फटाफट। चलिए जल्दी से थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 52 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है कौन सा जिला। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी हरदोई, ठीक है। तो हरदोई जिला जो है आपका, ये सभी पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर ये तराई में है, लेकिन ये डी विकल्प जो है हरदोई है, ये नहीं स्थित है, ठीक है। चलिए 53 पे आते हैं। 53 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है, ठीक है। अब कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 53 क्वेश्चन का मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल इतना बड़ा है जितना यूरोप का एक राष्ट्र है, कौन सा, पोलैंड देश के बराबर है इसका क्षेत्रफल, ठीक। चलिए 53 हो गया। 54 पे आते हैं। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है जहाँ राष्ट्रपति भवन है, ऑप्शन बी है श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं, ऑप्शन सी है वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था, या फिर ऑप्शन डी कन्याकुमारी की वह चट्टान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। 54 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है वही है रायसीना पहाड़ी, ठीक। अब 54 के बाद 55 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 55 कह रहा है निम्नलिखित दर्रों की बात हो रही है। इन दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी, कह रहा सतलज घाटी में पड़ता है, ठीक है। आप सतलज घाटी में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए है नाथुला, बी है जेलेपला, सी है शिपकीला और डी है शेराब थंगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन का सी आंसर लगा लीजिए इसका। शिपकीला जो है यही सतलज नदी घाटी में पड़ता है, ठीक है। और शिवकिला एक संकीर्ण दर्रा है, हिमालय के पहाड़ियों के अंतर्गत में आता है, ठीक है। सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है और भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया शिवकिला दर्रा। और 56 पे आते हैं, ठीक है। 56वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या कह रहा है। 56 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, ठीक है। खरडुंगला, बी है रोहतांग, सी है लिपुलेख और डी है नाथुला, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। लिपुलेख दर्रा को पार करना पड़ता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, ठीक। यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। लिपुलेख दर्रा जो है हिमालय का पहाड़ी दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य के कुमाई क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट से शहर से जोड़ता है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है, ठीक। तो इसी के ज़रिए तीर्थयात्री तिब्बत में प्रवेश करते हैं, ठीक।
तो 56 हो गया। 57 पे आते हैं। 57 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि डंकन पैसेज डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। डंकन पैसेज देख लीजिए। ऑप्शन है दक्षिण और लिटिल अंडमान, बी है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, सी है उत्तरी और मध्य अंडमान, और डी है अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। क्या हो जाएगा 57 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक, डी विकल्प लगा लीजिए। तो डंकन जलसंधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली एक जलसंधि है। ठीक है, रटलैंड द्वीप को, रटलैंड है ये द्वीप को छोटे अंडमान से हैं, रटलैंड एक द्वीप है, उसको छोटे रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान से अलग करने वाली एक संधि है। ठीक है, तो 57 का डी विकल्प सही हो गया, जल संधि हो गई। 58 पाते हैं फटाफट देख लीजिए। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। जो भारत सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो 58 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 58 का अरावली पर्वत श्रेणी आपको पता ही है कि सबसे पुरानी है, प्राचीन है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। 58 का सी ऑप्शन हो गया। अब चलिए 58 के बाद भारत की प्राचीनतम पहाड़ी जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। भागों में बांटती है। अरावली जो है वो राजस्थान राज्य को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट देती है, अरावली पर्वत श्रेणी। चलिए इतना और हो गया। 58 के बाद 59 पाते हैं फटाफट देख लीजिए। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 क्वेश्चन कह रहा है आपका, थोड़ा सा इसको हम जूमिंग कर लें। हाँ ठीक, अब दिख रहा होगा। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, बी है यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, सी कह रहा है यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, डी कह रहा है यह पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है भारत के लिए, इसलिए भारत देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आपको बताना है। ठीक है, 59 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 82.5 डिग्री से ही भारत के मानक समय निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो हमारा भारत की जो IST है वो GMT यानी ग्रीनविच मेजरिंग टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, 5:30। तो ये होगा 59 का ये ऑप्शन। अब फटाफट देख लीजिए 59 के बाद 60 क्वेश्चन पर फट से देखिए। 60 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 60 क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, मानव व्यवहार में परिवर्तन आपको निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, ये कह रहा है 60वां क्वेश्चन। ऑप्शन ए आयु पर, ऑप्शन बी परिवर्तन वाले दबाव की शक्ति पर, ऑप्शन सी परिवर्तनशील व्यवहार की शक्ति पर, ऑप्शन डी है व्यवहार और दबाव दोनों की शक्ति पर। तो 60वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। क्या हो जाएगा, आयु पर निर्भर होता है। मानव व्यवहार परिवर्तन जो है उसकी एज पर वो निर्भर करता है। ठीक, तो 61वां क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट देख लीजिए। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है। यह ऑप्शन ए है मानसिक विकास है, बी है शारीरिक विकास है, सी है ध्यान का विकास है, और डी कह रहा है भाषा विकास है। ठीक, तो 61 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 61 संवेदना, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है और भाषा विकास है। ठीक, तो 61 क्वेश्चन का मानसिक विकास है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संवेदना जो है मानसिक विकास है। 62 पाते हैं जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है उसमें क्या है विद्यालय है। जॉन डीवी ये कह रहे हैं, ठीक, एक विशेष वातावरण है, बी कह रहा है साधारण वातावरण है, सी ऑप्शन कह रहा है तकनीकी वातावरण है, डी है एक अनौपचारिक वातावरण है। तो जॉन डीवी ये बता रहे हैं विद्यालय क्या है। तो 62 यानी 62वें क्वेश्चन का सही आंसर एक साधारण वातावरण है। ठीक, 62वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, और उसके बाद 63वें में आते हैं। 63वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फट से देख लीजिए। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन है एरिक इरिक्सन, बी है क्रेस्मर, सी है शेल्डन और डी है फ्रायड। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, शेल्डन। ठीक, इन्होंने प्रतिपादन किया था। चलिए 64 पाते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से, अब बताइए जो हम अभी कह रहे थे वही चीज़ आ गया। ग्रीनविच माध्य से
कितना माध्य से। अब देखिए 4 ऑप्शन है वही। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5.5 घंटा आगे है, बी कह रहा है 4.5 घंटा पीछे है, सी कह रहा है 4 घंटे आगे है और डी कह रहा है 5.5 घंटा पीछे है। तो ऑप्शन नंबर 1 लगा लीजिए, 5.5 घंटा आगे बता ही चुके हैं हम, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक। जी ग्रीनविच से, ग्रीनविच मध्य समय जी के कहते हैं, ठीक। 64 के बाद 65 पे आते हैं, ठीक। 65 क्वेश्चन कह रहा है मृत 64 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। 65 पे आते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है। पृथ्वी का निम्नतम स्थान की बात कह रहा है। पृथ्वी का निम्नतम स्थान सबसे गहरा। ऑप्शन ए है डेथ वैली, बी है कैस्पियन सागर, सी है मृत सागर और डी है सुंदरवन डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी मृत सागर इसका सही होगा। सबसे निम्नतम स्थान मृत सागर है, इसको इसी नाम से जानते भी हैं, ठीक है। सी ऑप्शन मृत सागर। मृत सागर समुद्र से 400 मीटर, ये मृत सागर जो है समुद्र से 400 मीटर गहरा है। समुद्र के तल से 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। समुद्र तल से 400 मीटर गहरा नीचे दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। ये सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। इस सागर में तैराकों का डूबना लगभग असंभव है। आम पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम तथा 10 गुना ज़्यादा आयोडीन उपस्थित होता है, ठीक है। इस सागर के भौतिक गुणों का वर्णन स्वयं अरस्तु ने भी किया था मृत सागर का, ठीक है। तो इसमें तैराकों के लिए डूबना असंभव है, ठीक है। तो इसमें ब्रोमीन 10 गुना ज़्यादा है, पानी की तुलना 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन है, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम है, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन है। तो कहाँ से डूबेगा, ठीक है। 65 हो गया। 66 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी स्लाइड पे, फटाफट देख लीजिए आप। कह रहा 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। ऑप्शन है एक देश के साथ, बी है 2 देश के साथ, सी है 3 देश के साथ और डी है 4 देश के साथ। तो 66वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। और वो देश कौन है, एक है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं लगती हैं। 67वां हो गया, उसका सी ऑप्शन। चलिए 67 पे आते हैं 66वें के बाद। कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। इंडिया सब कॉन्टिनेंट मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। क्या अंग, किसका अंग था। जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का, गोंडवाना लैंड का। तो ये गोंडवाना लैंड का अंग था, ठीक है। इसमें आप डी ऑप्शन लगा लीजिए, 67 का डी ऑप्शन। चलिए 68 पे आते हैं, फट से देख लिए। 68 क्वेश्चन कह रहा ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है दक्षिणी अमेरिका, डी है यूरोप। किस महाद्वीप में, तो ऑब्वियस है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक। 68 का बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। और उसके बाद 69 पे आते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ऑप्शन ए है अराकाम योमा, ऑप्शन बी सुलेमान, ऑप्शन सी साल्ट रेंज, ऑप्शन डी पीर पंजाल हैं। तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, ठीक है। तो 69 का सही आंसर लगा लीजिए, पीर पंजाल, सबको पता है, ठीक है। ये पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो हिमाचल व जम्मू कश्मीर पाक ऑक्यूपाई जो है राज्य हैं, ठीक है, राज्य में चलती है। कहाँ, पीर पंजाल। चलिए ये हो गया इसका डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं 70 क्वेश्चन पर, फटाफट देख लिए। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाथुला एक स्थान है जहाँ पर 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब बताइए, नाथुला एक स्थान है जहाँ पर 44 वर्षों के बाद, तो हाँ ठीक है, 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया और भारतीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और डी है जम्मू और कश्मीर में, ठीक। 44 वर्षों के बाद कह रहा है कि भारत और चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया, ठीक है। 70th क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सिक्किम में है, ठीक, ये ऑप्शन। अब कोपेन की जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना यानी 71 क्वेश्चन पा रहे हैं के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है। आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है, ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार, ठीक। आर्द्र स्थितियों, ठीक है, नम ऑप्शन है। अच्छा, अभी तो ये स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। ए है उष्णकटिबंधीय, बी है शुष्क जलवायु, सी है
कोश शीतोष्ण और डी है शीत वन शीत हिम वन जलवायु, शीत हिम वन जलवायु। डी है ई है शीत जलवायु और ई है एच है, एच से उच्च भूमि। ई से रिप्रेजेंट करते हैं शीत जलवायु को, डी से रिप्रेजेंट करते हैं शीत हिमवन जलवायु को, और सी से रिप्रेजेंट कोष्ठ जलवायु को, हैं, और बी से रिप्रेजेंट करते हैं शुष्क जलवायु को, ए से करते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु को। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 2 4 और 4 ही 4 2, अच्छा 4 इधर है 6, ठीक 6 है ना, तो 1 2 4 और 6, बताइए कौन सा होगा पहला ऑप्शन। दूसरा है 1 2 5 और 6। तीसरा कह रहा है सी का ऑप्शन कह रहा है कि 1 3 4 और 5, और डी कह रहा है कि 2 3 5 और 6। तो 71 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 5 और 6। ठीक है, जर्मन जलवायुवेत्ता कोपेन ने भारत की जलवायु को 9 भागों में विभाजित किया था और 1918 में इसमें संशोधन करके 1936 में किया गया है कि वर्गीकरण का आधार क्या होगा, वार्षिक तथा मासिक औसत तापमान। दूसरा है वर्षा की मात्रा। सी है स्थानीय वनस्पति, और डी है 5 प्रकार के वो चिन्ह उसमें जारी किए थे। ठीक है, 5 प्रकार के इसके साथ चिन्ह जारी किए थे। तो ए है उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी को शुष्क जलवायु, सी को गर्म जलवायु, डी को हिम जलवायु और ई को बर्फीली जलवायु। इससे उन्होंने वो मतलब उसको संकेत दिया था। ठीक है, और उप प्रदेश क्या होता है, एक गर्म ग्रीष्म सबसे अच्छा ये होता है गर्म ग्रीष्म होता है, सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान यानी -22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जो कि औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और सी कहता है शीतल ग्रीष्म, जो सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। एफ जो इसे एफ से जिसको इंगित करते हैं कोई नहीं शुष्क मौसम नहीं। डब्ल्यू जो इसे करते हैं वो शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है। एस जो कहते हैं इंगित करते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम को उसे डिफाइन करते हैं। जी को गंगा के तुल्य तापमान का वार्षिक परिसर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, और एच जो है उसको जो इंगित करते हैं एच जो है वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। एम जो है मानसून शुष्क मौसम की अल्प अवधि होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो कोपेन का जर्मन जो भारत की जलवायु को जर्मन जलवायुवेत्ता हैं इन्वायरमेंटल जर्मनी देश के कोपेन ने भारत की जलवायु को इसी तरह 9 भागों में विभाजित किया। चलिए अब हो गया 71 72 पे आते फटाफट देख लीजिए। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ 2021 में भी आया था, या यूँ कहिए कि 2020 में आया था तो 2021 में भी आया, रिपीट हुआ उसमें। इसी तरह आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सारी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है और उनको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन का सारा सेट जितना भी हम बता रहे हैं उसको कर लीजिएगा फटाफट, और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। तो 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा और चीन, ठीक है, पड़ोसी देशों की संख्या अधिक है किस देश की। तो इसका 72 क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता ही है, इसका डी हो जाएगा चाइना सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं उसके। ठीक, तो ये हो गया 72। 73 पाते हैं फटाफट। भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि बस्तियों को बहुत ज़्यादा वृद्धि, दूसरे कहते हैं औद्योगिकरण और प्रबल आर्थिक आधार, और तीसरा कहते हैं शहरीकरण की खराब गुणवत्ता, और चौथा कहते हैं किसके लिए शहरीकरण शहरी अपकर्ष के कारण होता है। ठीक है, तो बताइए 73 का शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर करते हैं। ठीक है, शहरीकरण शहरी अपकर्ष के कारण होता है। अब इसमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन इसमें क्या क्या है फटाफट देख लीजिए। 73 का ऑप्शन आपको दूसरे स्लाइड में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे है भाई, ये देखिए, चलिए फटाफट देख लेते हैं शहरीकरण का ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, बी कह रहा है 1 और 2 सही है, सी कह रहा है 1 और 4 सही है, और डी कह रहा है केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। ठीक है, तो आपको बताना 73 का सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो आप बताइए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए फट से, यानी 1 और 4 जो है वो सही है। ठीक, स्टेटमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि 74 पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी।
किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? मुंबई को, चेन्नई को, तिरुअनंतपुरम को या फिर श्रीनगर को, ठीक है। 74 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, डी ऑप्शन, श्रीनगर को सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें जो कि एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं वो कभी नहीं मिलेंगी। इसका कारण क्या है कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती हैं। इसका कारण गर्मियों में वहाँ का तापमान कम रहता है, ठीक है। अच्छा, तो 74 हो गया। 75 पे फटाफट आते हैं। 75 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड जल्दी से। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी अंडमान सागर, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। 10 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए, ठीक है। ये अक्सर पूछा ही जाता है। 10 डिग्री की चैनल जो है दोनों अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक। तो अब 76 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 76 क्या कह रहा है? यथा मूल्य कर का तात्पर्य है बाजार, ऑप्शन ए कह रहा है बाजार के लिए जाने वाली मूल्य पर कर लगाना, ठीक है। यथा मूल्य कर का तात्पर्य बाजार के लिए जाने वाली मूल्य पर कर लगाना। बी है उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना। सी है उत्पादित उत्पादन की इकाइयों पर लगान के रूप में लगाया जाने वाला कर। डी है उत्पादकों की आय पर कर लगाना, ठीक है। 4 ऑप्शन ये हो गया आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए 76 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, ठीक। यथा मूल्य इसे कहते हैं, यथा मूल्य, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 76 का ये ऑप्शन सही है। चलिए 76 के बाद आते हैं 77 पे। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। भारतीय सुधारकों 77 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2020 का क्वेश्चन 2021 में आया था। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी BS मालाबारी। तो इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए, राजा राम मोहन राय, ठीक है। 77 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। और आपको बताया थे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 77 के बाद 78 पे, ठीक है। 78 क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु इनमें से कौन कौन से थे? जल्दी से देख लेते हैं कि नज़र में फटाफट। पंजाब और बंगाल विधानसभा विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के 2 समूह में मिलेंगी, ठीक है। 2 समूह में मिलेंगी। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है सिंध पाकिस्तान का भाग होगा। तीसरा था NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट जो है पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि बंगाल का सिलहट जिला भारत का हिस्सा होगा, ठीक है। ये माउंटबेटन योजना के स्टेटमेंट थे, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट था कि विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक। 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा विभाजन हो जाने पर, ठीक। तो अब बताइए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट उनके सही थे? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 सही थे स्टेटमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 और 4 सही थे, और यह ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही है, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, हैं केवल 1 और 4 सही थे, हैं यानी सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो 78 का सी ऑप्शन हो गया, ठीक। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों के रूप में रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उसमें भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया जाएगा, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा, पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। रियासतों को यह छूट होगी कि वह या तो पाकिस्तान में रहें या भारत में सम्मिलित हो जाए, या फिर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें। भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया था अंग्रेजों द्वारा, यह माउंटबेटन की योजना में था। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया था। इसमें इसमें प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया था, ठीक। तो अब उसके बाद ये हो गया माउंटबेटन विभाजन के संदर्भ में ये सब बातें। अब 78 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 79 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए आप, जो होना है विभाजन हो गया। 79 पे आते हैं, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, अक्सर पूछता रहता है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक। चलिए बताइए।
चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? चार ऑप्शन है, आंध्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु है। अच्छी बात है। तो 79 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा 79 क्वेश्चन का? आंध्रा होगा ए विकल्प। ठीक है, आंध्र प्रदेश। 974 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 974 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, लंबाई हुई मुख्य आंध्र प्रदेश में केवल 12 बंदरगाह हैं। ठीक है, 12 यहाँ पे 12 बंदरगाह हैं। डॉक यार्ड बोलते हैं बंदरगाह को। ठीक, 12 डॉक यार्ड। ठीक, ये हो गया 79 क्वेश्चन। अब चलिए फटाक से देख लेते हैं 80th क्वेश्चन पर आते हैं। 80th क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का, एक सेकंड, चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? ऑप्शन ए है झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, बी है झांसी को हड़पने के लिए, सी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गिरफ्तार करने के लिए, डी है लक्ष्मीबाई को प्राणदंड देने के लिए। ठीक है, तो भाई ये तो सबको पता है, डलहौजी की राज हड़पने की नीति थी, झांसी राज्य को हड़पने के लिए। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल करता है। ठीक, लॉर्ड डलहौजी 80 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 81 क्वेश्चन पर आइए फटाक से देख लेते हैं। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? छत्रक शैल की बात हो रही है भारत में, ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, थार मरुस्थल में या सतपुड़ा पर्वतमाला में? ठीक है, 81 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। 81 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, थार के मरुस्थल में छत्रक शैल पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 82 क्वेश्चन पर आते हैं। फट से देख लिए 82 क्वेश्चन क्या करा। उत्खाद भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? ठीक है, उत्खाल भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? ऑप्शन ए है चंबल घाटी, बी है तटीय क्षेत्र, सी है सुंदरबन डेल्टा और डी है कच्छ की खाड़ी। तो 82 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए चंबल घाटी, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। दीव एक द्वीप है। ऑप्शन ए है दमन से हटकर, बी है गोवा से हटकर, सी है गुजरात से हटकर, डी है महाराष्ट्र से हटकर। तो दीव एक द्वीप है, वो कहाँ से हटके? दमन एंड दीव जिसे कहते हैं। ठीक है, तो किससे हटकर है? तो 83 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गुजरात से हटकर है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, तो 84वां के मजुली जो है, मजुली द्वीप वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बी ऑप्शन लगा लिया, असम में मजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी के अंदर बना हुआ एक द्वीप है। ठीक है, तो 84 का बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद फट से आ जाते हैं 85वें क्वेश्चन पर, फट से देख लीजिए। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है की बात कर रहा है दांडी मार्च से? ठीक, तो चार ऑप्शन है, समन्वय आंदोलन है, बी नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना, सी पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी प्राप्त करना और डी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। तो दांडी मार्च में ये सब तो नहीं था। हैं, तो 85 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये सब तो असहयोग आंदोलन में हुआ था। ठीक, अब ये हो गया 85 का डी ऑप्शन। फट से अब 85 के बाद 86 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? हैं, मोतीलाल नेहरू थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे। इसका सही आंसर बी ऑप्शन लगाइए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक, इस 1885 में जो बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था, ठीक, इसके पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अब 86 के बाद 87 पर आते हैं, फट से देख लिए 87 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजन हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? ठीक है, लाला लाजपत राय को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को। तो इसमें नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक, और ये गांधी जी के गुरु भी हैं। ठीक, 87 का बी ऑप्शन। ठीक, 87 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए फट से 88 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 हो गया, तो 88 क्वेश्चन ये आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, प्राचीन भारत का नेपोलियन का समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कनिष्क को या अशोक को? तो इसका ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, 88 का ये ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक, 88 हो गया। अब 89 क्वेश्चन को लगा देखिए। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का
तटवर्ती तटवर्ती जिला है, ठीक है, केरल राज्य का। इसमें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए है पालघाट, बी है वायनाड, सी है कोल्लम और डी है इडुक्की। तो 89 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। इडुक्की जो है यह तटवर्ती जिला है, ठीक है। चलिए 90 पे आते हैं। 90 क्वेश्चन कह रहा पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या जो है उसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, बी है शिलालेखों का अध्ययन, सी है महाकाव्यों का अध्ययन और डी क्या है देख लेते हैं, भूगोल का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन, ये पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें सही आंसर 90th क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लिया, महाकाव्यों का अध्ययन। पूरा लेख यही है विद्या, ठीक। सी ऑप्शन से सही है 90 का। चलिए 90 यहाँ पे हो गया। अब 90 के बाद 91 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 91 क्या कह रहा है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी खरोष्टी। तो 91 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। स्रोत की भाषा हमेशा संस्कृत में ही लिखी जाती है। 91 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक। ये संसार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, ठीक है। संस्कृत हिंदू धर्म के ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है और उत्तराखंड की राजभाषा भी है। उत्तराखंड राज्य की राजभाषा भी है संस्कृत, ठीक। तो 91 कंप्लीट हो गया। 91 के बाद 92 क्वेश्चन पाते हैं। सिक्कों के अध्ययन जिनमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों, धातुक्रम विशेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? पूरा लेख, मुद्रा शास्त्र, पुरातत्व या इतिहास, ठीक। 92 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब मुद्रा शास्त्र, क्योंकि मुद्रा जो है धातु के जो सिक्के होते हैं, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों, ठीक। तो मुद्रा शास्त्र इसको कहा जाता है, सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है। अब 92 के बाद इसका बी ऑप्शन सही है। तो 93 पे आते हैं। फटाक से देखिए 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा BC से 100 ईस्वी तक, हाँ अच्छा, ये महापाषाण संस्कृति है 500 ईसा BC से 100 ईस्वी तक। हमें दक्षिण भारत के हमें 500 ईसा BC से 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? ऑप्शन ए है पत्थर से बने अस्त्र, बी है पत्थर से बने औजार और उपकरण, सी है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी उसे कब्रें कहते हैं और डी ऑप्शन है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो 93 का सही आंसर लगा लीजिए। 93 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें, ठीक। 94 क्वेश्चन कहते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाक से। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पर? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है बुद्ध के काल में और डी है मौर्यों के काल में, ठीक है। तो 94 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 क्वेश्चन का बुद्ध के काल में सही आंसर होगा, ठीक है। 94 का सी ऑप्शन सही है। 95 पे आते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में? तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। राजस्थान राज्य में कालीबंगन जो है स्थित है, ठीक। 96 पे आते हैं। 96 क्वेश्चन क्या करा फटाफट से देख लीजिए। फटाफट देखिए निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए में है नवपाषाण है, मध्यपाषाण, पुरापाषाण और हड़प्पा सभ्यता। तो नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आ गया, ये गलत है। बी है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद 96 का ऑप्शन और आगे वहाँ मिलेगा आपको, एक मिनट। पुरापाषाण, नवपाषाण है, मध्यपाषाण और हड़प्पा सभ्यता, सी ऑप्शन। और डी कह रहा हड़प्पा सभ्यता, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 98, इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। क्या होगा? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। 96 अच्छा सॉरी 96 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी विकल्प इसमें तो है नहीं, इसको आपको उधर जाना होगा, ठीक, वही सही है। तो ये ऑप्शन है 96 क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है, कहाँ गया यार, 96 क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है यही सही है, ठीक है। यही बी ऑप्शन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ठीक है,
और इसको थोड़ा सा हम इधर जूमिंग करें तब पूरा दिखेगा। पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है यही इसका सही है। 96 का बी ऑप्शन इज़ राइट। चलिए अब हो गया ये तो सभ्यता के बारे में 96 क्वेश्चन। अब 97 पाते हैं, फटाफट 97 क्वेश्चन देख लीजिए। 97 क्वेश्चन क्या है? 97 क्वेश्चन कह रहा है आपका 15वीं से 16वीं। 97 क्वेश्चन कह रहा है 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्य व्यापार 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, 15वीं या 16वीं शताब्दी में वाणिज्य व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए है सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा। ऑप्शन बी है धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक। ऑप्शन सी है बाजार जहां सामान की अदला बदली की जाती थी। ऑप्शन डी है विनिमय पत्र। हुंडी जो होता है विनिमय पत्र। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 97 क्वेश्चन। ठीक, हुंडी। हुंडी बहुत फेमस शब्द है। ठीक है, हुंडी का मतलब होता था विनिमय, एक्सचेंज पत्र, एक्सचेंज जो लेटर होता था। ठीक, गारंटर जिसे मानते थे। ठीक, तो 97 का डी हो जाएगा। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य विनिमय पत्र से होता था। ठीक है, 97 के बाद 98 पर आते हैं। 98 क्वेश्चन क्या कर रहा है फटाफट देख लीजिए। 98, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनी ने, बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था, तो ये महमूद गजनी ने ही उसको ध्वस्त किया था। चलिए 99 पर आते हैं। 99 क्वेश्चन कह रहा है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा? तो पहला पुराना शहर था कौन सा? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो 99 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हड़प्पा जो है यही खोदा गया था दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट पूछ रहा है सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। ऑप्शन बी है गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। ऑप्शन सी है जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। ऑप्शन डी है रैयत गाँव में राजस्व मांग यानी जमा को बांटते थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए 100वां क्वेश्चन यानी 100वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाइनल एंड फाइनल डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसका डी ऑप्शन जो है कहाँ गया? नीचे है। रैयत गांव में राजस्व जमा करते थे, राजस्व मांग को बांटते थे, राजस्व मांग को बांटते थे। ये डी ऑप्शन, रैयत लोग जो हैं गांव में राजस्व मांग को बांटते थे। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। हमारा अब तक 2020 का पूरा पेपर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो 98 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 98, 99, 100 2020 का कंप्लीट 2020 का यूपी बीएड का पेपर जो आया था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड अब हमारी आपकी नेक्स्ट क्या बोलते हैं 2020 के बाद 2019 आता है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन पेपर में अब हम आपसे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह जो भी वीडियो बनाए हम वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता रहा। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।